हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस ज्योग्राफी के लेक्चर में मैं इसका फोर्थ पार्ट ला रहा हूँ। इस फोर्थ पार्ट में मैं आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट के बारे में समझाऊंगा। इसके पहले 3 लेक्चर्स में आपको याद होगा कि मैंने पहले लेक्चर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने रॉक और रॉक साइकिल के बारे में चीज़ें बतलाई थी। और थर्ड में मैंने कुछ थ्योरीज बताई थी आपको, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी है। इन सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद ये फोर्थ लेक्चर देखेंगे तो आपको उस पर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, पिछले 3 लेक्चर्स देखने के बाद आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स आखिरकार कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं अर्थ पर, और वॉल्केनोज कैसे आते हैं। आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी, जिसमें आपने कन्वर्जेंट लिम्ब और डाइवर्जेंट लिम्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, बट उससे भी वास्ट क्राइटेरिया अभी आगे आने वाला है कि और चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, है ना। सिर्फ वही नहीं है, और भी इससे आगे सिलेबस जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको फोल्ड माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ कुछ ब्लॉक माउंटेन्स के क्रिएशंस का भी कुछ हिंट आपको दे दूंगा, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको चीज़ों को और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जाना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आखिरकार कैसे आई, क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिराइव करने के लिए बहुत साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की। आखिरकार ये जो शिफ्टिंग है अर्थ क्रस्ट की, वो क्यों हो रही है ना। इनको समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, बट कोई भी थ्योरी ऑथेंटिकेट या फिर रेटिफाई नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते थे। एक थ्योरी सामने आई जिसपे उन्होंने प्री एग्जिस्ट थ्योरीज का सहारा लेके नई थ्योरी को फ्रेम किया। इसको सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई, और पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इन दो थ्योरी की हेल्प लेके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को फ्रेम किया गया। 1960 में ये फ्रेम किया गया था। ठीक है, और 2 साइंटिफिक एविडेंस थे जिसपे ये नई थ्योरी फ्रेम हुई, और ये सबसे मोस्ट लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसी थ्योरी के बेसिस पर हम अर्थ के शिफ्टिंग को समझते हैं, उनके क्रस्ट की शिफ्टिंग को समझते हैं। अर्थ के नहीं, अर्थ के क्रस्ट को शिफ्टिंग के समझते हैं। ठीक है, प्लेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेट्स आखिरकार होते क्या। मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये मान लीजिए कोई क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये क्या है आपका, लिथोस्फियर, और लिथोस्फियर के नीचे वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं एस्थेनोस्फियर। ये ओशनी क्रस्ट भी हो सकता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है। तो यही चीज़ है कि जो एस्थेनोस्फियर का ऊपरी पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं, और ये लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर के ऊपर फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, जो एस्थेनोस्फियर है उसका क्या मीडियम रहता है, उसका जो मीडियम रहता है वो रहता है सेमी मोल्टेन। आप इसको याद रखेंगे, सेमी मोल्टेन स्टेट का रहता है। ठीक है, ना वो सॉलिड रहता है ना लिक्विड, वो रहता है सेमी मोल्टेन, ये आप याद रखेंगे। लिथोस्फियर फ्लो करता है एस्थेनोस्फियर पे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, जो लिथोस्फियर है वो कंटिन्यू नहीं होता है, लाइक दिस इज़ द क्रस्ट। ओके, सो लिथोस्फियर इज डिवाइडेड इन द सबसेक्शंस लाइक दिस। ओके, और उसके नीचे होता है एस्थेनोस्फियर। तो ये कुछ डायग्राम बनेगा लिथोस्फियर का। दिस इज नॉट कंटिन्यू, दिस इज इन द ब्रेकिंग पाथ। ओके, और यही ब्रोकन पार्ट्स ही क्या होंगे, आपका प्लेट्स कहलाएंगे। ये लिथोस्फियर सेक्शन है, और यही ब्रोकन पार्ट एक प्लेट, दूसरी प्लेट हो सकता है लिथोस्फियर इतना बड़ा हो, तीसरी प्लेट। बात समझ में आ रही है। ये जो प्लेट है, प्लेट का नाम याद रखेंगे किसने दिया था, साइंटिस्ट जे विल्सन। ठीक है ना। जो क्रस्ट होती है, ये जो प्लेट्स होती हैं, वो 3 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी, या वो ओशनिक हो सकती है,
इंटायरली ओशनिक हो सकती है, इंटायरली कॉन्टिनेंटल हो सकती है, या ओशनिक कॉन्टिनेंटल दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 6 मेजर प्लेट्स हैं। कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 6, और 20 माइनर प्लेट्स हैं। वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ। 6 मेजर प्लेट्स कैसे हैं, ये आपके सामने डायग्राम है, फिगर है, मैप है, आप इसे समझेंगे। पहला यूरेशियन प्लेट सबसे बड़ी, अफ्रीकन प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपकी 5th वन हो जाएगी। देन 6th वन इज़ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन सब चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। 6 जो हैं वो मेजर प्लेट्स हैं, और छोटे छोटे प्लेट्स की बात करेंगे तो ऐसे 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार लिस्ट देख लेंगे। फिर हम इनके कंपोजिशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना हुआ है। इनकी कंपोजिशंस क्या हैं? ये जो कोर सेक्शन है, इनर कोर आउटर कोर में डिवाइड है, इनर कोर आउटर कोर में डिवाइड है। इनर कोर जो होता है वो आयरन और निकल का बना हुआ होता है। ये आप याद करने योग्य बातें हैं, इनको याद करेंगे तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा कर सकती। जो आउटर कोर है वो भी आयरन निकल है, उसके साथ सिलिका का कंपोजिशन उसके साथ है। मेंटल की बात करते हैं तो जो मेंटल होता है, मेंटल में ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये है ओलिवाइन। ओलिवाइन एक प्रकार का मिनरल होता है, ये आपको अपर मेंटल में मिलेगा। ठीक है ना, नेचुरली फॉर्म में। इसका कंपोजिशन ज़रूर आयरन, निकल, सिलिका, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंपोसाइड विद ईच अदर एंड फॉर्म दिस मिनरल ओलिवाइन। इसको आप अपर मेंटल में खोज सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, जो ओशंस होते हैं, ये मान लीजिए ओशन क्रस्ट है, ठीक है ना, इसके ऊपर पूरा ओशन है, और ओशन है, ओशन के नीचे ये जो इसकी ज़मीन है, ये क्रस्ट बेसिकली ज़मीन। मैं आपको देसी भाषा में बता दिए, ये जो इसकी ज़मीन है, इसका जो कंपोजिशन है वो बेसाल्ट कंपोजिशन का, याद रखेंगे आप। ठीक है ना, कैसा कंपोजिशन इसका? बेसाल्ट। और जो कॉन्टिनेंट होता है, अब ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कॉन्टिनेंट है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो कंपोजिशन वो ग्रेनाइट होगा प्लस एंडेसाइट होगा। कैसे होगा? ग्रेनाइट और एंडेसाइट। एंडेसाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ओशन है, ओशन के नीचे क्या है? बेसाल्ट है। बेसाल्ट जब गर्म होके मैग्मा और लावा जब ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट होके जब ये ऊपर आते हैं, तो ये मेल्टिंग पोर्शन से जो हमको मिलता है वो मिलता है एंडेसाइट, और यही एंडेसाइट ऊपर आता है लावा के फॉर्म में। तो आपको बात समझ में आ रही है एंडेसाइट क्या हुआ? तो कॉन्टिनेंट जो होता है ग्रेनाइट और एंडेसाइट्स के बने होते हैं। अगर वेट के हिसाब से बात करें तो आपको वेट में ओलेवाइन मिलेगा, है ना, सबसे ज़्यादा वेट का। उसके बाद बेसाल्ट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, दिस इज अ सेक्वेंशियल ऑर्डर। अगर इनके फ्लो की बात करें तो ओलिवाइन मरकरी टाइप फ्लो करता है, बेसाल्ट जो है वाटर लाइक फ्लो करता है ना, एंडेसाइट जो है हनी के फॉर्म में फ्लो करता है, और ग्रेनाइट बहुत विस्कस होता है, इसकी फ्लो करने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। ठीक है ना, एंडेसाइट जो है वही फ्लो होके आगे कुछ ना कुछ मिनरल्स क्रिएट करता है कॉन्टिनेंट पर। केमिकल कंपोजिशन हमने देख लिया। अब इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं, वो है प्लेट इंटरेक्शन। जब प्लेट इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से तो क्या क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं, क्या फॉर्म होता है, वो सब चीज़ें समझते हैं। 3 चीज़ें पढ़नी इसमें हमको: डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसवर्स बाउंड्री। डाइवर्जेंट क्या होती है? जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन पर ट्रेवल कर रही हों, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करें, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वहाँ क्रिएट होगी। कन्वर्जेंट बाउंड्री कब क्रिएट होगी? जब दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे की डायरेक्शन में फ्लो करें। और ट्रांसवर्स कब होंगी? जब दोनों ही जो बॉडी हैं, ये प्लेट्स हैं, वो एक डायरेक्शन पर फ्लो करें, वो ट्रांसवर्स है। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया, इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं आगे। सबसे पहला डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये क्या होता है?
डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्लेट्स हैं अपोजिट डायरेक्शन पर ट्रेवल करें वही हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है ना। अभी क्या बाउंड्री क्रिएट करेंगी वो हम आगे पढ़ते हैं। जो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों कोई प्लेट्स हैं, अब ये दोनों प्लेट्स में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, इसमें अगर मान लेते हैं ये ओशन है, यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है असेंडिंग लिम, एक होता है डिसेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम जब भी एक्टिव होगा, वो तो एक्टिव होगा ही अगर वहाँ पे सेल्स से कन्वेक्शन सेल्स अगर एक्टिव हैं तो वहाँ असेंडिंग लिम आएगी ही आएगी। असेंडिंग लिम की वजह से मिड ओशनिक रिज क्रिएट होती है। आपको पता होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, मिड ओशनिक रिज क्रिएट होती है असेंडिंग लिम्स की वजह से। इससे क्या होता है, असेंडिंग लिम्स क्या करती हैं, ओशनिक क्रस्ट को क्रैक कर देती हैं। क्रैक करने की वजह से यहाँ पे जो मैग्मा होता है वहाँ से बेसाल्टिक इरप्शन होता है एंडेसाइट के फॉर्म में और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट बनाता है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब क्रिएट होती हैं और डिसेंडिंग लिम्स क्या करती हैं, ये न्यू ओशनिक क्रस्ट को दूर ले जाती हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा देखेंगे मिड ओशनिक रिज के पास वाले रीजन की जो भी क्रस्ट होते हैं वो न्यू होते हैं, और इससे जितना दूर जाते जाएंगे तो ओल्ड क्रस्ट आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इसके पीछे की फिलॉसफी थी। तो मैंने आपको बताया मिड ओशनिक रिज क्रिएट होता है। अब बिलो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ये तो आपकी कॉन्टिनेंट की बात, ये आपकी ओशन की बात हो गई कि अगर यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट्स एक्टिव होती क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर वहाँ यही अगर कॉन्टिनेंट प्लेट हो, कॉन्टिनेंट प्लेट में अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक्टिव हो तो क्या होगा। आप नर्मदा रिवर सुने, मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा रिवर, ये रिफ्ट वैली में बहती है, और ये जो रिफ्ट वैली है ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से ही क्रिएट हुई है। बात समझ में आ रही है। दो माउंटेन के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो जाए, ये माउंटेन्स हैं, स्पेस क्रिएट हो गई, ये स्पेस कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एक्टिवनेस के कारण ही क्रिएट हुई होगी, ठीक है। ये पहला फेज़ है इसका। दूसरे फेज़ में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो रेड सी देखा होगा आपने, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। इन दोनों के बीच में अगर मान लिए तो रेड सी फ्लो करती है। ये रेड सी फ्लो इसीलिए कर पा रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट्स की वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये रेड सी यहाँ पे बह रही है। ये इसका सेकेंड फेज़ है। और इसके थर्ड फेज़ में आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा रेड सी बना, सी के बाद ओशन होगा, तो यहाँ पूरा पूरा ओशन तक बन सकता है। तो आप समझ रहे हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का इम्पैक्ट, मतलब पहला रिफ्ट वैली, देन सम स्मॉल सीज, आफ्टर दैट ओशन विल बी क्रिएटेड। सो दिस इज द फेज ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट्स इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहला रिफ्ट वैली, देन नेसेंट सी, नेसेंट सी रेड सी का एग्जाम्पल है, वहीं ओशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए लगाई हैं कि आप इसको देख के समझ पाएँ। ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है और ये भी जो क्रिएशन है आप समझ गए होंगे कैसे हुआ होगा। यहाँ पे कोई ना कोई डाइवर्जेंट प्लेट्स एक्टिव होंगी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्पेस आया होगा, और ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से यहाँ रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, ठीक है ना। यहीं नर्मदा को बहा दो, ऐसे ही नर्मदा बहती है सतपुड़ा विंध्य के बगल में, उनके बीच में भी स्पेस इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि कोई ना कोई डाइवर्जेंट प्लेट्स वहाँ पे एक्टिव होंगी, ठीक है। रेड सी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ डाइवर्जेंट प्लेट्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ नेसेंट सी क्रिएट हुआ। अगर इसकी जो लेंथ है और इंक्रीज़ होते जाए तो ये ओशन का रूप भी ले सकती है, ठीक है। कुछ पिक्चर्स और हैं, इसको आप देखेंगे समझेंगे, सब कुछ वही है, आप एक बार देख के इसको समझ जाएंगे। मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी। अब आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री
को और हम कोलोजन भी बोलते हैं। कोलोजन समझते हैं, जब दीवार पे बॉल फेंको तो ये कोलोजन हो रहा है, एक प्रकार का टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो जब कोई क्रस्ट एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होती है। अब टकराना भी यहाँ 3 प्रकार के, कैसे कैसे टकराएंगे। ओशियन अगर प्लेट्स टकराएंगे तो ओशन कन्वर्जेंस बोलते हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो ओशन कॉन्टिनेंट हो गए, और कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो ये ओशन टकराएंगे तो आइलैंड आर्क फॉर्म होगा, ठीक है। और ओशन कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। वहीं अगर कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो फोल्ड माउंटेन्स। तो आपको आंसर मिल गया होगा यहाँ पे, ये जो 2 कॉन्टिनेंट है ये दोनों टकरा गए, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो जाएगा। आगे मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये ओशन कन्वर्जेंस है सबसे पहला। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है ना, 2 हैं। ये पहली ओशन हो गई, मान लीजिए पहली प्लेट हो गई ओशन की, दूसरी प्लेट हो गई ओशन की, ठीक है ना। ये दोनों टकराएंगे तो एक जो प्लेट है वो सबडक्ट होगी, लेकिन कौन सी प्लेट सबडक्ट होगी डिपेंड करता है उसके एरिया पर। जो जितना बड़ा एरिया का होगा, जितना लार्ज होगा, वही सबडक्ट होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो ओशन है वो लार्ज है तो ये सबडक्ट हुई। सबडक्ट कहाँ होते हैं? ट्रेंच में होते हैं हरदम। कहाँ होते हैं? ट्रेंच में सबडक्ट होते हैं। सबसे बड़ा ट्रेंच पैसिफिक ट्रेंच, ओके। तो ये ट्रेंच हुई, ये ट्रेंच में सबडक्ट हुई। अब ये सबडक्शन के बाद इसमें क्या होगा, ये बेसाल्टिक का बना हुआ है, इसमें एस्थेनोस्फीयर रीजन में आया। एस्थेनोस्फीयर रीजन में आने के बाद ये टेम्परेचर हीट की वजह से इसका इरप्शन होगा एंडेसाइट के फॉर्म में, और ये एंडेसाइट ऊपर आएगा और आइलैंड आर्क बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें जो समझाने के लिए, ये देख लीजिए लिथोस्फीयर। क्या ये? लिथोस्फीयर। ये है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर होता है फिक्स, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मैग्मा है। अब यहाँ पे इरप्शंस तो ऐसे हो रहा है, बट ये जो लिथोस्फीयर ये फ्लो करता रहता है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक आइलैंड बन गया, ये शिफ्ट हुआ आगे, फिर इसमें बन गया, ये शिफ्ट हुआ आगे। आप समझ में आ रही बात को? तो यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क तो बनते हैं, बट बहुत सारे बन जाते हैं जब तक वो मैग्मा एक्टिव रहता है। तो उसका परफेक्ट एग्जांपल है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। ये सब एक आर्कीपेलगो कंट्री हैं। आर्कीपेलगो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब आइलैंड्स का ग्रुप मिलके एक कंट्री बना ले तो वो आर्कीपेलगो कंट्री हो गए, ठीक है ना। तो आर्कीपेलगो बनने की फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि जो जो ओशनिक क्रस्ट होते हैं वो ऊपर लिथोस्फीयर सेक्शन वो बहता रहता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, और पहले ये यहाँ पे आर्क बनाया, आइलैंड आर्क, फिर आगे चल के दूसरे में आइलैंड आर्क बनाया, फिर ऐसे से बनाता गया तो खूब सारे आइलैंड आर्क बन जाते हैं, और यही आगे चल के यूनाइट होकर कंट्री बन गए, ठीक है ना। पूरी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये सब कुछ इसी में वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ लेंगे। आइलैंड आर्क के बारे में मैं बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, पैसिफिक प्लेट। और हाँ, जब ओशन टकरा तो रहे हैं यहाँ पे, जापान फिलीपाइंस का मैंने आपको दिया। तो ये जो प्लेट्स हैं वो कौन सी प्लेट होती हैं? पैसिफिक प्लेट होती हैं। पैसिफिक प्लेट्स आप जानते हैं सबसे बड़ी है, वही सबडक्ट होती है, और फिर ये फिलीपाइंस और सुंडा प्लेन्स इससे टकराई और इन्हीं जैसा वॉल्केनिक आर्क क्रिएट करी, जिसकी वजह से ये आगे चलकर आर्कीपेलगो कंट्री भी बने, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक भी आता है। क्यों? क्योंकि जब ये सबडक्शन होता है तो इस सबडक्शन की वजह से जो इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है, इस इंटेंस प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक अपने को फील होता है, ठीक है ना, क्रस्ट पे। तो आप समझ रहे होंगे कि ओशनिक ओशन कन्वर्जेंस पे अपने को वॉल्केनो तो आता ही है, प्लस उसके साथ अर्थक्वेक भी आता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आते हैं ओशन कॉन्टिनेंट। यहाँ कन्वर्जेंस क्या है? यहाँ भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पे ओशन प्लेट्स हैं, ओशन प्लेट्स टकरा रही हैं कॉन्टिनेंट प्लेट से, ऑब्वियस सी बात है ट्रेंच होगा, यहीं पे सबडक्ट हो जाएंगी, और फिर मेल्टिंग एरिप्शन होकर एंडेसाइट ऊपर आएगा। ऊपर आने की वजह से यहाँ पे डिपोजिशन होगा एंडेसाइट्स का, लावा का, और ये लावा आगे चलकर माउंटेन का रूप ले लेंगी। ये माउंटेन्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंडीज़ एंड रॉकी।
दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। वॉल्केनिक माउंटेन बनता है इसमें, ठीक है ना। और इस माउंट रॉकी और एंडीज़ में वॉल्केनोज आते रहते हैं आए दिन, ठीक है ना। इसीलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है वो इसी बेसिस पर ही हुई है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ओशनिक क्रस्ट है, सबसे बड़ा है, वही सबडक्ट होगा आगे चलकर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर, है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर वॉल्केनोज बनाएगा, वॉल्केनिक माउंटेन आगे चल के बनेंगे। यही सब चीज़ें इस पर लिखी होंगी हैं, आप देख के इसको समझ लेंगे। फिर आता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ये क्या होते हैं? अब एक प्लेट कॉन्टिनेंट है, दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे जो बड़ी प्लेट है वो सबडक्ट होगी, ठीक है ना। उसके सबडक्शन से क्या होगा, वो जो प्लेट जब जो सबडक्ट होती है वो सबडक्ट प्लेट टूट जाती है। अभी तक क्या होती थी, सबडक्ट होके वो प्लेट क्या हो जाती थी, गर्म होके बेसाल्ट से एंटीसाइड होके लावा बन के ऊपर आ जाती थी। बट इस केस में ये प्लेट ही टूट जाएगी। बस इस प्लेट के टूटने को यहाँ पे ये वाली प्रोसेस नहीं होगी। जो दूसरी प्लेट है जो बड़ी है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी और इसके जो रेजिड्यूल साथ में लाई है वो डिपोजिशन इसके साथ होने लगेगा और यहाँ पे माउंटेन्स का रूप लेगी। उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है। हिमालय इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो काराकोरम है, काराकोरम हिमालय के नॉर्थ में है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। हम जानते हैं कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका में इंडिया पोर्शन था, वो शिफ्टिंग हुई इसकी यूरेशियन प्लेट पर। यूरेशियन प्लेट पर शिफ्टिंग जब हुई तो उसके पहले ओशन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ था, क्योंकि जो इंडियन ओशन है और यूरेशियन के सराउंडिंग्स में जो ओशन था, ये दोनों पहले ओशन कन्वर्जेंस वहाँ हुआ। ओशन कन्वर्जेंस की वजह से जो हिमालय में द्रास रीजन है वहाँ पे हमको आइलैंड आर्क मिलते हैं, ठीक है ना। आइलैंड आर्क उसकी वजह से मिलते हैं। उसके बाद जब सेकेंड फेज़ आया तो ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस वहाँ पे हुआ। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है काराकोरम, वो वॉल्केनिक माउंटेन था, ठीक है ना। काराकोरम ओशन कॉन्टिनेंट की वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स, उसके एविडेंस आज भी हमको मिलते हैं। उसके फॉर्मेशन के बाद हिमालय का फॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में। जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं साथ होके यहाँ आते हैं, यहाँ डिपोजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनता है हिमालय के फॉर्म में, ठीक है। हिमालय के बारे में मैंने बताया आपको, उसका और एग्जांपल आल्प्स ही है और यूराल भी है, ठीक है ना। ये जो माउंटेन्स है वो कोस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। कोस्ट में कौन से होते हैं, जैसे रॉकीज़ था, एंडीज़ था, ये कोस्ट में थे। क्यों? ओशन था, कॉन्टिनेंट था, तो जब ये टकराएंगे तो यहीं पे तो माउंटेन बनेगा, तो कोस्ट में ही न रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, ये कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत पावरफुल रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों टकराते हैं तो एक इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब इनके इंटेंस प्रेशर के क्रिएशन से इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से ड्यू टू सम ईयर्स यहाँ पे हमको पावरफुल अर्थक्वेक देखने को भी मिलता है ड्यू टू देयर हाइट वेट। ओके, वेरियस फैक्टर्स आर वर्क ऑन दिस। मैंने आपको बताया काराकोरम रेंज के बारे में, वही चीज़ में लिखी है। काराकोरम हैड एन आइलैंड आर्क विच वॉज फॉर्म्ड, द्रास रीजन मैंने बताया कि आइलैंड आर्क फॉर्म हुआ था, ओके। और क्लोजन बिटवीन द इंडियन ओशन क्रस्ट एंड यूरेशियन ओशन क्रस्ट, ओ कन्वर्जेंस, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप इसको समझ लेंगे। दिस इज़ द परफेक्ट फिगर ऑफ दिस, ऑल दिस समरी विच आई टेल्स यू। दिस इज़ द continent and this is the continent convergence, this is the ocean convergence, this is the ocean continent convergence। ये मैंने आपको समरी का फिगर दे दिया, आप इसको देखेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आगे वाली चीज़ों में सबडक्शन के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं कि जो सबडक्शन होता है वो क्यों होता है। इसके पीछे का एक रीज़न है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मेंटल पर वर्क करती है, जिसकी वजह से सबडक्शन होता है। ये एक पहला रीज़न है सबडक्शन होने का। दूसरा रीज़न तो है ही है, जो लार्जेस्ट प्लेट हो सबडक्ट होंगी ही, क्योंकि हैवीएस्ट थिंग इज़ ऑलवेज गो डिपर साइड।
दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सबडक्शन होता है वो हमेशा 25 से 45 डिग्री के बीच में होता है। मतलब जो इसका एंगल है रिगार्डिंग विद द सरफेस ऑफ द या क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वो हरदम 25 टू 45 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो सबडक्शन जोन है जहाँ तक ये जाता है, इसका सबडक्शन जोन बताया जाता है कि 5500 किलोमीटर इतना नीचे तक वो जा सकता है। ये इसका सबडक्शन जोन है, ठीक है ना। ये आप इसको याद रखेंगे। ट्रांसवर्स प्लेट थर्ड वन, इसको मैंने बताया है कि जो प्लेट एक दूसरे के डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, वो ट्रांसवर्स प्लेट्स कहलाती हैं। और इन प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्लिप पास, ये देखो ये जो जो प्लेट हैं ये अपोजिट में भी चल रही हैं, बट क्या है इन दोनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है। एकदम सिंपली वो एक दूसरे से जा रही, टकरा नहीं रही, मतलब कोलाइड ना हो, एक दूसरे के डायरेक्शन एक साथ डायरेक्शन चलें या उसके अपोजिट चलें, बट जो हैं वो किनारे से चलें, कोलाइड ना हो, कहने का मतलब समझ, तो वही ट्रांसवर्स प्लेट कहलाती हैं। इसमें कोई माउंटेन्स तो फॉर्म होंगे नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, बट इनके जो इनके चलने से जो कोई फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से कुछ सिस्मिक एक्टिविटी दिखती है। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक की कोई कोई पॉसिबिलिटी दिख जाती है, ठीक है ना। इसका परफेक्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो यूएसए का जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है ना, ट्रांसवर्स प्लेट्स का। अब बताया जाता है कि जो ओशनिक क्रस्ट थी वो फॉर्म कैसे हुई, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे दैट ओशनिक क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड। तो इसका मेन एक ये बताया जाता है कि बहुत से मेट्रॉइड्स थे, वो इम्पैक्ट किए अर्थ के क्रस्ट को, ठीक है ना। बहुत से मेट्रॉइड्स, एक नहीं करोड़ों के मेट्रॉइड्स अर्थ के क्रस्ट पर डैमेज किए, जिसकी वजह से जो उसका क्रस्ट था वो डैमेज हो के कुछ ऐसा 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 ऐसा, है ना, जिगजॉग में बना, जिसकी वजह से फिर आइस एज आया। आइस एज की वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी हुई और ये आगे चलकर यहाँ पे ओशंस भी क्रिएट हुए। तो ये एक थ्योरी दी जाती है, बट नॉट ऑथेंटिकेटेड थ्योरी, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर था वो हाइड्रोजन हीलियम की लेयर थी। न्यूमरस मेटेरियल्स अटैक हुए थे इस पर, जो सरफेस को ब्रेक किए थे। लावा का इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से जो क्रस्ट था वो फॉर्म हुआ, है ना। फिक्स्ड ओशनिक क्रस्ट वॉज फॉर्म्ड। बस इतना ही इसमें जानेंगे अपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हर चीज़ें के बारे में समझ में अच्छे से आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, मैं इसको ठीक करने की कोशिश अवश्य करूँगा।